हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो है 19 जून। तो 19 जून को एक बार फिर से राज्यसभा के लिए मतदान कराए जाएंगे। आपको दोस्तों बता देते हैं कि 25 फरवरी 2020 को जो चुनाव आयोग है उसने 17 जो राज्य हैं और उनकी जो 55 राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए चुनाव की घोषणा करी थी, जिनमें से 10 राज्यों की जो 37 सीट पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। उसके बाद जो है 18 सीटों पर मतदान होने बाकी थे। तो अब इन सीटों पर जब 19 जून की जो तारीख है वो तय करी गई है जिस दिन ये इलेक्शंस कराए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन वैश्विक महामारी जो कोविड-19 की स्थिति जिस तरह की थी उसको देखते हुए इसको टाल दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को अब ये मतदान होने का फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन 24 में से 18 सीटों का जो चुनाव था वो कोविड-19 की वजह से टाल दिया गया था। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो आंध्र प्रदेश की वो 4 सीटें हैं राज्यसभा के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और गुजरात की 4 सीटें बची हैं, झारखंड की 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट है, राजस्थान की 3 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये 18 सीटें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 55 राज्यसभा सीटों पर ये चुनाव होना था और 17 राज्यों की ये 55 सीटें थीं, जिनमें से 10 राज्यों की जो 37 सीटें थीं वो उस पर जो है जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध जीत गए थे। लेकिन जो 18 सीट थी अब इन पर जो है वो इलेक्शन होना था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए फैसला लिया था कि इसको टाला जाए और अब जो है एक बार फिर से ये तय कर लिया गया है कि 19 जून को ये इलेक्शंस कराए जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे और आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है उसके सेक्शन 153 को आधार बनाकर चुनावों को आगे के लिए टाल दिया था और कहा था कि स्थिति का जायज़ा लेने के बाद ही इसके बारे में तय किया जाएगा और बताया जाएगा। तो अब ये तय कर लिया गया है कि 19 जून को ये मतदान कराए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि राज्यसभा में हर 2 साल के बाद 1/3 सीटों पर चुनाव होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? इसका सही जवाब है अर्जुन अवार्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अर्जुन अवार्ड इस जो है उसके लिए साक्षी मलिक जो हैं उन्होंने अपना जो है नाम भेजा है अर्जुन अवार्ड के लिए। और इस साल खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों के नाम इसके लिए नॉमिनेट कर रहा है। किसके लिए? अर्जुन अवार्ड्स के लिए। साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान है जिनके बारे में आप सभी जानते हैं भली भांति। और इन्होंने ब्राज़ील के जो रियो डी जेनेरियो में 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे सबसे पहली महिला पहलवान हैं। इन्होंने इससे पहले ग्लासगो में जो आयोजित किया गया था 2014 में राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। यहाँ पर दोस्तों साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है उसने टीम इंडिया के सलामी जो बल्लेबाज हैं और सीमित ओवर फॉर्मेट के उप कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनको 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भी नामांकित किया है। ये तो बात रही अर्जुन अवार्ड की, लेकिन यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ किसके लिए? मैंने खेल रत्न की बात कही है। वहीं अगर अर्जुन अवार्ड के लिए देखें तो क्रिकेट से अगर देखें तो BCCI ने ईशांत शर्मा जो तेज़ गेंदबाज हैं, शिखर धवन जो बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, और जो महिला क्रिकेट टीम है उससे दीप्ति शर्मा का नाम भेजा है। किसके लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। क्रिकेट की बात करें यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और
हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये दिया जाता है। मैंने खेल रत्न की बारे में बात करी। अब पुरस्कार के साथ जो है खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए और एक प्रतिमा दी जाती है। वहीं अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड की अगर यहाँ पर देखें तो जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि पिछले साल पैरा ओलंपियन जो है दीपा मलिक और साथ ही साथ उनके पहलवान बजरंग पुनिया जो थे उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन अवार्ड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल यह है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले भी दोस्तों हमने बात करी थी कि ये आपत्ति दर्ज कराई है। तो किसने यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है वो है चीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिका बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद जो चीन है उसने यह आपत्ति दर्ज कराई है। और दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है और केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। चीन ने वर्ष 2017 में थाड के मद्देनज़र दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है विवेक लाल। आपको बता दें दोस्तों कि विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिका सुरक्षा व एयर स्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह के बाद दुनिया के प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया है। विमानिकी व रक्षा के विशेषज्ञ विवेक लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लॉकहीड मार्टिन छोड़ने का फैसला लिया था और अब उनकी एक बार फिर से नियुक्ति कर ली गई है और अब ये पदभार संभालेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुण सिंघल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें अरुण सिंघल जी के बारे में। तो अरुण सिंघल जी जो हैं वो 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में कहाँ थे? वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं और कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जो है इसी के साथ सरकार ने 1991 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी S गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त भी किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही जवाब है वो है बिहार। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा जल जीवन मिशन के बारे में। तो इस मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि साल 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता और पेयजल को उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसे प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसी के चलते यहाँ बिहार को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ साथ इसके जो एक असम राज्य है, असम को भी कुछ आवंटित किया गया है पैसा, उसमें 1407 जो है करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं असम को और 1832 करोड़ किए गए हैं बिहार को। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जल जीवन मिशन के तहत
तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा और आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। इस मिशन का जो लक्ष्य है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। और इसे प्राप्त करने के लिए कितना सरकार ने जो है आवंटित किया है पैसा, वो है 3.6 लाख करोड़, यानी कि 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है भारत सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, लेकिन मैंने असम के बारे में भी जिक्र किया था, तो असम के बारे में बता दें तो असम में जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो 2020 और 21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का ये उद्देश्य कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इस मिशन के तहत राज्य घरों में लौटने वाले जो श्रमिक प्रवासी को रोजगार प्रदान करने के लिए भी एक प्रयास होगा और ये मिशन फिटिंग, प्लम्बिंग और जल संरक्षण जैसे कार्य प्रदान करेगा। तो इससे एक और फ़ायदा होगा, जो अपने राज्यों में लोग श्रमिक जो हैं, यानी कि जो माइग्रेंट्स थे वो अब वापस अपने राज्यों में गए हैं, तो यहाँ पर इस योजना के तहत काम भी लोगों को मिल सकेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 31 मई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए अब ये आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको ध्यान में रखना होगा। 31 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए तंबाकू सही नहीं है। तंबाकू का जो सेवन है वह व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित इसका करता है। इस वजह से इसको जो है निषेध करना है, छोड़ना है तंबाकू को। इस दिन को तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया जाता है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल ये था कि विश्व दुग्ध दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 जून। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कॉमेंट करके मुझे बोला था कि सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे रही है, तो मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आशा करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ अब क्लियरली सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस सवाल के बारे में बात कर लें तो हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बहुत सारे देशों की सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस जो है उसे मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को में जागरूकता फैलाना, दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता को जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं आर श्रीलेखा, कोमल त्रिपाठी, प्रियंका सेठी या फिर गगन सचदेवा। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।